हेलो एंड वेलकम टू RKIC। स्कूल में साइंस का जो मॉडल पेपर दिया गया है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कई लोगों को दिक्कत हो रही है। तो चलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। और सबके पास मॉडल पेपर है ही, और आप लोग क्वेश्चंस मॉडल पेपर में से देखेंगे, बाकी आंसर्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसका जो सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे, और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। पहली बात तो ये कि दोनों पारदर्शी माध्यम है तो वो लेंस ही होगा। अब कौन सा लेंस होगा? कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। अब एक पृष्ठ गोलीय हो या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसको गोलीय लेंस में ही आएगा। ठीक है, जैसे ये गोले का भाग है, ये भी एक गोले का भाग है, इसके दोनों पृष्ठ गोले हैं तो ये भी गोलीय लेंस। इसी तरीके से ये भी एक गोले का भाग है, ये भी एक गोले का भाग है, तो ये जो लेंस बना ये भी गोलीय लेंस में आएगा। इसके भी दोनों पृष्ठ गोलीय हैं और इसके भी दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। बचा ये, इसमें एक पृष्ठ तो गोलीय है लेकिन एक समतल है, तो कम से कम एक तो है ही गोलीय, तो ये भी गोलीय लेंस में आएगा। इन दोनों के नाम तो पता ही है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल उत्तल लेंस, यानी एक समतल है और एक उत्तल है। और इसमें जो है ये समतल है और ये अवतल है, तो इसको समतल अवतल लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, यानी कि गोलीय लेंस। जो दूसरा क्वेश्चन है, जो दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। जब उसमें पढ़े थे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, तो उसमें आता है अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्या क्या करता है? अवतल दर्पण ये चीज़ों को बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से दांतों का जो परीक्षण है, यानी उसकी जो जांच की जाती है डॉक्टर द्वारा, वो आसानी से हो पाती है। तो आंसर है अवतल दर्पण, यानी फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच, पहली बात कि उत्तल लेंस है तो पहले उत्तल लेंस बना लो एक। यह उत्तल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष है, और लेंस में जो होता है दो फोकस होता है। यह प्रथम फोकस, ये प्रथम फोकस का डबल यानी द्वितीय फोकस। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यह प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है f, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो डिस्टेंस होती है वो भी इतनी होती है, यानी ये भी होती है f। तो अगर ये भी f है, ये भी f है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2f हो जाएगा ना, ये 2f हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच, अनंत है ये और 2f है, इसके बीच कोई वस्तु अगर ऐसे रखी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु है ए बी, तो जो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे एक किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात इधर वाला जो फोकस है f2, इधर है 2f2, तो f2 से होकर जाती है। ठीक है, और दूसरा ये जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो कहीं नहीं मुड़ती, सीधे निकल जाती है। ठीक है, अब यहाँ दोनों जो किरणें हैं अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तन के बाद जो किरणें हैं वो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। और ये उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा बनेगा? क्योंकि ऊपर वाली किरण नीचे आ रही है, यानी कि उल्टा बनेगा। और ये सच में काट रही है एक दूसरे को, ठीक है, इसलिए वास्तविक भी बनेगा, वास्तव में काट रही है ना। ठीक है, तो वास्तविक उल्टा। और छोटा या बड़ा, देख लो, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा, यानी छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा।
चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा पाने का कारण है क्या है? मैंने बताया था कि आँख का जो लेंस होता है, यानी अभिनेत्र लेंस बोलते हैं या नेत्र लेंस बोलते हैं, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि जो आँख से जो दूरी होती है वस्तु की, कभी नज़दीक होती है वस्तु, कभी दूर होती है, कभी बहुत नज़दीक होती है। तो लेंस की इसकी खास बात यह है कि ये अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है और इसका जो वस्तु है उसका क्लियर प्रतिबिंब बनाता है। इस क्षमता को बोला जाता है समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ तो इजी है, बस मात्रक पूछा है। एक है विद्युत विभवांतर, ठीक है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बताया गया था, वोल्ट होता है। और दूसरा विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो उसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। विद्युत विभवांतर, इसका जो मात्रक है ये चौथा मात्रक, यानी कि जो पहले क्वेश्चन का आंसर है चौथा, ठीक है। और विद्युत धारा पहले नंबर पे है, यानी कि दूसरे का है मात्रक पहला। और विद्युत शक्ति वॉट, यानी कि तीसरे का जो आंसर है वो है दूसरे नंबर पे है। और ये जो फोर्थ वाला प्रतिरोध, इसका है ओम, यानी कि तीसरा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि डी पार्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये देखो, ये प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखते हैं। कह रहे दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, यानी दो तार हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो दो तार हैं, एक तार ये है और एक तार ये है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी लंबाई दोनों की समान है, यानी अगर इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी L ही है। दोनों का पदार्थ भी सेम है, यानी जिस पदार्थ का ये तार है उसी पदार्थ का ये है। और क्या कह रहा है? लंबाई भी समान है, पदार्थ भी समान, व्यास भी समान है। व्यास क्या होता है? जैसे ये तार है, ठीक है ना, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है जो दिख रहा है सामने से, ठीक है, जो सामने से दिख रहा है ये ऐसा ही दिख रहा है, सर्किल के आकार का, वृत्त के आकार का। तो इसका जो व्यास ये कहलाता है, ठीक है ना, जो केंद्र से होके जाती है, ये जो लाइन जा रही है। तो अगर व्यास समान है तो इसकी त्रिज्या भी समान होगी। मान लेते हैं त्रिज्या r है, हमको इससे कुछ मतलब नहीं है, बस बता रहे हैं कि अगर लंबाई समान है, त्रिज्या भी समान है, पदार्थ भी समान है, तो प्रतिरोध भी समान होगा, ये मतलब है, ठीक है ना। यानी अगर इसका प्रतिरोध अगर R है तो इसका प्रतिरोध ही R ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनको पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। पार्श्व क्रम का क्या मतलब है? पार्श्व क्रम का मतलब है समांतर क्रम, चाहे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, बात वही है। तो चलो देखते हैं। अब दो तार ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे ना बना के हम इनको समान प्रतिरोध के दो ऐसे प्रतिरोध, एक प्रतिरोध ये और एक प्रतिरोध ये बना लेते हैं। इसका प्रतिरोध भी R, इसका भी R। ये R क्यों होता है, क्यों है दोनों का समान, तो अभी हम बताएं, ठीक है। तो पहला केस ये है इसमें कि इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या? ये इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। इसका प्रतिरोध भी R, इसका प्रतिरोध भी R, ठीक है। इसको एक बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, मान लेते हैं ये 20 वोल्ट की बैटरी है। और फिर दूसरा केस ये है कि इसको पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए। पार्श्व क्रम है तो पार्श्व क्रम में कैसे संयोजित करेंगे?
ये है पार्श्वक्रम, इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं सेल से। ये भी R, ये भी R, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर इसको पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जब धारा बहेगी तो कुछ न कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी, इस तरीके से इसमें भी धारा बहेगी तो कुछ न कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो मान लेते हैं इसका जो ऊष्मा जो उत्पन्न हुई है वो H1 है और इसमें जो उत्पन्न हुई है वो H2 है। तो निकालना है H1 अनुपात H2, ये निकालना है, यानी H1 बटा H2 निकालना है। तो पहले H1 निकालने के लिए हम इसको तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, ये दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध पहले निकालेंगे, यानी R तुल्य। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं प्रतिरोध तो इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, R1 प्लस R2 जोड़ दिया जाता है। दो प्रतिरोध है, मान लेते हैं ये R1 है और ये R2 है, तो ये भी R और ये भी R, ये हो जाएगा 2R, यानी तुल्य प्रतिरोध आ गया 2R। अब इसमें हम निकालेंगे ऊष्मा। तो ऊष्मा जो उत्पन्न हुई है H1 इस केस में वो क्या होता है, ऊष्मा के तीन फॉर्मूले बताए गए थे, ठीक है ना। एक है V²/R×T, ठीक है ना, क्योंकि इसमें V है, R है और T है। तीनों में कोई निकाल सकते हैं लेकिन ये लगाएंगे तो सबसे जल्दी सवाल हो जाएगा, ठीक है। H के तीन फॉर्मूले बताए गए थे, देख लेना नोट्स में। तो V²/R, अब यहाँ पे R क्या है, ये है R तुल्य, ठीक है ना। ये जो R है ये R तुल्य है। तो अब जो R तुल्य का मान आया है वो रखेंगे इंटू T। T मतलब समय, कितने समय के लिए धारा बही है परिपथ में वो समय है, ठीक है। तो H1 निकल गया ये। अब इसी तरीके से यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसमें है, मान लेते हैं ये R1 है और ये R2, तो ये समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकालने का तरीका कैसे निकाला गया था, ऐसे 1/R तुल्य इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R तुल्य इक्वल टू 1/R1 की जगह पे भी R और R2 की जगह पे भी R, ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है यानी हर में जो है वो सेम है, तो R इसको जोड़ दिया जाएगा, 1 + 1 2। तो 1/R तुल्य आ गया 2/R, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जब इसको हम पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। हमको R तुल्य नहीं निकालना, हमको 1/R तुल्य नहीं निकालना है, हमको R तुल्य निकालना है। तो इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि R/2 हो जाएगा। तो यहाँ जब हीट निकाले यानी ऊष्मा जो उत्पन्न हुई H2, फिर से वही फॉर्मूला V²/R तुल्य इंटू T, सेम यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अब R तुल्य के जगह पे क्या रखेंगे, R/2, R/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2V²/R इंटू T। अब H1 अनुपात H2 निकालना है, तो निकाल लो। तो सवाल सिंपल हो गया। H1 अनुपात H2 का मतलब ये है H1 बटा, अनुपात का मतलब बटा H2। अब H1 की वैल्यू पुट कर दो। H1 कितना आया है, V²/2R इंटू T, और ये कितना है 2V²/R इंटू T, ठीक है ना। तो जब भी अपॉन का भी अपॉन होता है, जैसे 1/2/3/5 और कोई ऐसी चीज़ हो, तो इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला आपस में गुणा हो जाता है, और इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला आपस में गुणा हो जाता है, ऐसा होता है। तो देख लो, इसका ऊपर वाला ये है और इसका नीचे वाला ये है, तो ये दोनों चले जाएंगे आपस में, यानी कि V² इंटू T इंटू R अपॉन इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला, तो 2R इंटू 2V² इंटू T। अब जो कट रहा है काट दो, R से R खत्म, T से T खत्म, V² से V² खत्म। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2 2 जा 4। अब 1/4 को क्या लिखा जा सकता है, 1:4। दिस इज आंसर। दिख नहीं रहा है क्या, ये 1/4 का क्या मतलब होता है,
इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से निकल के आ गया H1H2 इक्वल टू 1/4। 1/4 का मतलब 1:4। ठीक है, ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है 6th क्वेश्चन का। चलो, इसका जो 7th क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, देखो ये उसमें कहा है विद्युत क्षेत्र का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें विद्युत वाले में, तो इसमें जो है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान रहता है। चलो 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि बेंजीन का संरचना जो है क्या होता है। ठीक है ना, देख लो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ठीक है, अब इसका संरचना बनाओगे, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके का कुछ संरचना प्राप्त होता है। छह कार्बन, इसमें एक लूप बनता है। ठीक है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है ना, साइक्लिक मतलब चक्री। ठीक है ना, इसमें चक्र बनता है, चक्र बन गया। अब देख लो कि 6 ही हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो सभी कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दो। ये दे दिया, लेकिन कार्बन की आवश्यकता होती है 4। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, और देखो हर कार्बन सिर्फ 3 ही बना रहा है, तो 4 बनाने के लिए डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा। ठीक है ना, लेकिन अगर सबको डबल नहीं कर सकते हैं, इसको भी कर दोगे, इसको भी कर दोगे, तो इस कार्बन का कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसे चलते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब सभी कार्बन के 6 बॉन्ड बन गए। यही बेंजीन का संरचना होता है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, बताया गया था। कह रहा है कि समजातीय श्रेणी कौन सा है इसमें जो पहला क्वेश्चन है ऐसे दे रखा है, मेथेन और C2H6। ये तो है मेथेन, ये है एथेन। ठीक है, तो सी दोनों के लास्ट में एन आ रहा है, मेथेन एथेन, यानी ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं, इसलिए समजातीय श्रेणी के हैं। यानी पहला तो क्लियर है, समजातीय श्रेणी है। ठीक है ना, दूसरा है CH3OH, और ये है एक और दे रखा है CH3COOH। ये कैसे समजातीय श्रेणी हो जाएगी, ये अल्कोहल है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ये समजातीय श्रेणी नहीं होंगे। जो थर्ड है उसमें है एक दे रखा है एथेन C2H6, और दूसरा है मेथिल अल्कोहल। ठीक है ना, मेथनॉल। तो ये तो एल्केन हो गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों एल्केन है, लेकिन इसमें बस ये एल्केन है और ये अल्कोहल है, तो ये भी समजातीय श्रेणी में नहीं आएगा। यानी 1, 2 और 3। ठीक है, इन तीनों में ये तो निकल गया समजातीय श्रेणी। जो चौथा दे रखा है, चौथा कौन सा है, दोनों में अल्कोहल है, CH3OH और C2H5OH। यह है मेथिल अल्कोहल और यह है एथिल अल्कोहल, दोनों OH है दोनों में। तो यह है, इसका यूपीएससी नाम होता है मेथनॉल, यह है एथेनॉल। तो दोनों ये भी, यानी कि चौथा भी समजातीय श्रेणी में है, यानी पहला और चौथा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 9th का बी। जो 10th का क्वेश्चन है ये तो सिंपल है। कह रहा है पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को क्या बोलते हैं, खनिज कहा जाता है, ये बताया जा चुका है। ठीक है, उसके बाद 11th क्वेश्चन भी बताया गया था क्लास में, एक बार देख लो। दांतों का क्षय कब प्रारंभ, यानी दांत कब खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो जो मुंह का जो pH होता है वो 5.5 होता है। ठीक है, अब इससे कम pH हो जाएगा, यानी कि अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और अम्लीयता बढ़ेगी तो अम्ल क्या करेगा, जो दांत में जो पदार्थ पाया जाता है कौन सा होता है, इनेमल,
ठीक है ना। जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, यानी सबसे शरीर का कठोरतम पदार्थ होता है, कठोरतम हिस्सा होता है शरीर का, वो होता है इनेमल, ठीक है ना। ये नष्ट होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है, यानी जब pH 5.5 से कम होगी। तुम जानते हो कि जो pH वैल्यू किस कहाँ से कहाँ तक भी होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। 7 जो होता है वो आसुत जल का pH होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, आसुत जल। और 7 से जब कम हम होते जाएंगे, कम की तरफ जाएंगे, तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से 14 की ओर जाएंगे जब, तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मुंह का pH 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जो 12th क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में हो रही है। सत्यम पूछा था कि 12th क्वेश्चन का ये जो है नहीं मिल रहा है, गूगल पे भी सर्च किया था तो नहीं मिल रहा था। देखो इस तरीके का सवाल जो होता है ना, इसमें एक होता है अभिकथन, अभिकथन, और एक होता है तर्क। इसको एसर्शन एंड रीजन वाले सवाल बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें करना ये होता है, ठीक है ना, ये ऐसे दिया जाता है, ये पहला और ये दूसरा। इसमें 2 कथन दिए रहेंगे, 2 कथन ऐसे लिखे रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये जो कथन लिखा है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद ये जो कथन लिखा है वो सही है कि नहीं है। सबसे पहले इस तरह के सवाल में यही देखेंगे कि दोनों कथन में क्या एक सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये जो लिखा रहेगा ये तर्क है, यानी ये जो स्टेटमेंट, ये जो कथन लिखा है, ये तर्क इस कथन को सही करने के लिए या गलत करने के लिए ये फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये तर्क सही है कि नहीं, ठीक है। यानी जो कारण है इस कथन के लिए दिया गया है, ये जो कारण है इस कथन के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अब बताना ही है कि क्या ये सही दिया है, यानी ये जो कारण है इस कथन के लिए सही है कि गलत है। अभी क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें अभिकथन में कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, ये जो जिंक होता है ये जिंक है, और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये रिएक्शन क्लास में बताया था मैंने कि जब जिंक धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो कौन सा लवण बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, ZnSO4, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये रिएक्शन है। तो जो अभिकथन है उसमें कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। बिल्कुल सही बात है, बन भी रहा है। और एक और चीज़ दे रखा है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है, बिल्कुल है। कैसे विस्थापन अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन की जगह पे बैठ जा रहा है, ठीक है। यानी इसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर दिया, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में मैंने बताया था कि, अगर याद हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, यही था। इसके नीचे है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, मरकरी। इसके देखो इधर, ये है जिंक और ये है हाइड्रोजन, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर होती हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और जिंक में कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है। इसका मतलब जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। तो जिंक अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, और यहाँ पे कर भी रहा है, ठीक है। तो एक विस्थापन अभिक्रिया है। यानी पहला कथन जो दे रखा है अभिकथन, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब उसका तर्क देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। ये भी सत्य है, ठीक है, यही होता ही है। जिंक जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इसका इससे क्या लेना देना है, कुछ लेना देना है। जो अभिकथन इस रिएक्शन से, इसका क्या लेना देना है, कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। यानी कि सत्य ये भी है और सत्य ये भी है, लेकिन इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हम कहेंगे कि दोनों कथन, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, लेकिन
ये जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बोलूँ बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, कह रहा है कि अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों सही है, परंतु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये सही आंसर, क्योंकि इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन, ये तो क्लास में मैंने बताया था एक दिन। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ऐसे एक रासायनिक समीकरण दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, और एरो बना के लिखा है CH3COO Na और प्लस H2O। देखो ये है क्या, यहाँ पे मतलब फिल करना है कि यहाँ पे क्या ऐसा भरे, ठीक है, इसका इससे अभिक्रिया हो तो ये बने। ठीक है, ये देखो ये क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट है क्या? लवण होता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, और ये क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है क्षार। ठीक है ना, तो एक अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार की, उसी में लवण बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ कोई ना कोई अम्ल ही आया होगा, ठीक है, तभी ना अम्ल और क्षार से क्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा। अब वो कौन सा अम्ल है, इसी से अम्ल को हम डिराइव करेंगे। ठीक है ना, CH3COO Na है। अम्ल की क्या खास बात होती है कि वो H+ देता है और वही सोडियम उसको हटा देता है। ठीक है ना, तो Na हटाएंगे और हाइड्रोजन को लाएंगे, यह है एसिटिक अम्ल, और इसी से जब अभिक्रिया होगी क्षार से तो ये लवण और जल बनेगा। चलो, ये 13 क्वेश्चन था। ठीक है ना, बहुविकल्पी का। उसके बाद कुछ रिटन जो क्वेश्चंस हैं लिखने वाले, उसमें देख लो जरा। ये जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं वो नहीं बता रहा हूँ मैं, जैसे कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इंद्रधनुष को वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये सब बता चुका हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, इसमें 2 सवाल है। ठीक है ना, कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। जो दे रखा है पहले लिख लो। ठीक है ना, क्या क्या दिया है? 4 ओम यानी प्रतिरोध का मान दे रखा है 4 ओम, और क्या दे रखा है? प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, यानी टी का मान दे रखा है 1 सेकेंड, ये एस है। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यानी हीट की वैल्यू दे रखी है, हीट H, ये कितना दे रखा है? 100 जूल। और क्या कह रहा है? विभवांतर पूछ रहा है प्रतिरोधक के सिरों के, ये प्रतिरोधक है। ठीक है ना, इस 4 ओम है। ठीक है ना, इतना धारा जब इसमें बह रही है तो इतना ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो विभवांतर यानी V का मान निकालना है, तो निकाल लो, देख लो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है ना, H = क्या होता है? V²/R × T, यही होता है फॉर्मूला। उसके 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन ये जब लगाओगे तो बिल्कुल जल्दी, मतलब बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको H दिया है, H दिया ही है, R दिया ही है, T दिया ही है, V निकालना ही है, तो ये ना फॉर्मूला, और क्या लगाओगे? तो H है 100, V² निकालना है, मतलब V की वैल्यू निकालनी है, R दे रखा है 4 ओम × T की वैल्यू दे रखी है 1, 4 को इधर ले जाओ। ठीक है, तो हो जाएगा 100 × 4 = V² × 1 V², या V² इतना लिख दो, चाहे इतना इतना लिख लो। V² की वैल्यू हो गई 100 × 4। जब स्क्वायर कोई चीज़ हो, जब स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा? स्क्वायर रूट 100 × 4, तो V = 100 का स्क्वायर रूट, जिसको जो होम साइंस वाले हैं देख लें कैसे करेंगे। ठीक है ना, 100 को लिखा जा सकता है 10 × 10, और 4 को 2 × 2, 2 का पेयर बनाएंगे, इन दोनों के बदले एक बार लिखेंगे और इन दोनों के बदले एक बार लिखेंगे, तो V = कितना आ गया? 20 वोल्ट। यही आंसर है। ठीक है,
20 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लेना पॉज करके। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। जो दे रखा है उसको लिख लो। 20 ओम प्रतिरोध यानी आर की वैल्यू दे रखी है 20 ओम और 5 एम्पियर की धारा यानी आई का मान दे रखा है 5 एम्पियर और समय दे रखा है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तो उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। तो H इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। एच के 3 फॉर्मूले होते हैं, जो गिवन होगा जो दिया होगा उसी हिसाब से तो फॉर्मूले लगाओगे। आई दिया है, आर दिया है, टी दिया है, इसलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये दिया है। अगर वी दिया होता तो कोई और फॉर्मूला लगाते, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, सब तो दिया ही है। आई की जगह 5 यानी 5 का स्क्वायर इंटू आर की जगह 20, टी की जगह 30। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और ये हो गया 20 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर तो 25 दूनी 50 150 और 2 जीरो यानी कि 15,000 जूल। इतना लिख देना, या इसको जो वैज्ञानिक रूप में लिखा जाता है पहला अंक लिखते हैं उसके बाद पॉइंट लगाते हैं, बाकी सारा लिख दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। लेकिन 5 के बाद 50 जीरो हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। इंटू 10 लिखा जाता है और जहाँ पे पॉइंट लगाया हो पॉइंट के बाद पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 जूल। यही आंसर है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है ना वो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इस चैप्टर से है। इसके बाद चलते हैं केमिस्ट्री उपखंड जो 2 है उसमें केमिस्ट्री में देखते हैं। चलो ये वीडियो बहुत लेंदी हो गया, बाकी जो भी 1-2 क्वेश्चन है उसको एक और वीडियो में हम दे देंगे, तुम लोग को देख लेना, ठीक है। अब अगले वीडियो में बाकी 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ मैं।